गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या। और हमारा आज हिंदू लॉ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे पहले तो हमारे कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया हिंदू विधि में, और फिर हम हमारा आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि अपना हिंदू कौन होता है और हिंदू का मेनली डेफिनेशन क्या थी वो देखी थी, और ये देखा था कि हिंदू विधि हमारा किन किन के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा था कि जो जन्म से हिंदू है या फिर सिख है और जैन है, बौद्ध है, इनके ऊपर भी हिंदू विधि लागू होती है। ये सब हमने पीछे अपनी क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हिंदू मेनली हिंदू विधि अपनी कहाँ से आई, उसका स्रोत क्या है। ठीक है, तो हमने उस सब में अपना श्रुति है, स्मृति है, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं और भाष्य टीकाएं, ये सब पढ़ लिया। ये सारे अपने प्राचीन स्रोत थे। और फिर हमने पढ़ा कि आधुनिक स्रोत क्या क्या है। तो आधुनिक स्रोत में हमारे साम्य न्याय और ये सारा पढ़ा था, और जो पुराने डिसीजन है, पूर्ण निर्णय जो है अपने न्यायालय के, वो देखे थे। तीसरा अपने विधान है कि जो लेजिस्लेशन, जो अपने एक्ट्स बने हुए, जो अधिनियम बने हुए हैं, वो सारे हमारे आधुनिक विधि के मतलब आधुनिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्रोत में आते हैं। अब हम आगे अपना नया टॉपिक आज शुरू करेंगे, जिनको हम मेनली हिंदी में तो उनको शाखाएं बोलते हैं और इंग्लिश में उसको स्कूल्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारा मेन अब टॉपिक आता है। पहले आप ये देखो कि हमारे शाखाएं आई क्यों। तो हमारे हिंदू विधि की दो तरीके की अपनी क्या बोलते हैं हिंदू विधि है। एक तो है जो संहिता वन जो है अपनी, ठीक है, विधि जो है संहिता वन विधि में अपना क्या क्या आता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम। तो आप इस चीज से क्या समझ रहे हैं कि संहिता वन क्या है, कि जिनको हमने एक्ट्स में बंद कर दिया, जिनको हमने एक्ट्स में डिफाइन कर दिया, लिख दिया, जो कि वो तो हमारी सारी विधियां आ गई संहिता वन विधियां। और एक टाइप का जो अपना कुछ अपने टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि असंहिता वन है, जिनके अंदर अपना जो विधि की कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ अपने ऐसे वो हैं कि जिनको आपने संहिताबद्ध नहीं किया, जिनको आपने लिखा नहीं, ऐसे भी कुछ अपने विषय बच जाते हैं। उन सब की हम देखते हैं अपनी असंहिताबद्ध विधि से। तो हमारे असंहिताबद्ध विधि के अंदर आप देखोगे कि क्या आता है, क्या शाखाएं हैं। तो उसमें आपकी मेनली दो शाखाएं आती हैं। इनके अंदर अपनी दो शाखाएं आती हैं हिंदू विधि की। पहली शाखा है मिताक्षरा शाखा, और दूसरी हमारी शाखा आती है दयाभाग। ओके, दयाभाग शाखा। तो एक हमारी है मिताक्षरा शाखा और दूसरी हमारी है दयाभाग शाखा। तो इसमें हम एक पहले केस देख लेते हैं कि ये हमारी शाखाएं हमें क्यों जरूरत पड़ी लाने की। ठीक है, तो ये हमारा केस है कलेक्टर ऑफ मदुरई बनाम मोटू रामलिंगम। ठीक है, कलेक्टर ऑफ मदुरई बना मोटू रामलिंगम। बनाम मोटू रामलिंगम। ओके, ये हमारा केस है। ये अपना केस है 1868 का। 1868 का। इस केस में हमें ये बताया गया कि हमें इन शाखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितनी भिन्न भिन्न तरीके की प्रथाएं हैं, कितनी भिन्न भिन्न तरीके की रूढ़ियां हैं, मान्यताएं हैं लोगों की। तो उन मान्यताओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एक जगह मतलब
एक तरीके के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक तरीके के लोगों के बीच में क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रथाएं हैं, उनको करने के लिए ये शाखाएं हैं मेनली। तो कौन से रीजन की कौन सी शाखाएं हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज़ें मानी जाती हैं, प्रथाएं क्या मानी जाती हैं, वही हमारा इसमें बताया गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको आगे आगे अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक केस था जिसमें हमें बताया कि हमने अपनी विधि, ये शाखाएं विधि की क्यों बनाई, ठीक है। इसके बाद में दो मेन रीज़न आपके क्या हैं, दो कारण क्या हैं कि आपकी शाखाएं आने का, कि जैसे हमने इस केस में बात की, वही मेन रीज़न है कि अपना देश बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उन प्रथाओं को, उन रूढ़ियों को आप एक जगह देखेंगे तो अपना स्कूल और शाखा बनती है, एक कॉर्नर की, ठीक है। दूसरा ये है कि जो भाष्य और टीकाएं जो लिखी, अब अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग टाइप के लोगों ने, लेखकों ने भाष्य और टीकाएं लिखी, और उनको कौन सी कहाँ, कौन से राज्य में, कौन सी जगह पे, कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रचलित हुई, तो उस प्रचलित होने पे ही अपनी भाष्य और टीकाएं बेस है, ठीक है। तो अपना मेन अब हम पढ़ेंगे हमारा कि मिताक्षरा शाखा, या फिर मिताक्षरा, आपको इंग्लिश में आप इसको मिताक्षरा स्कूल भी बोल सकते हो। तो हम इसके बारे में अब अपना मेन अगला पढ़ेंगे। मिताक्षरा स्कूल क्या है, मिताक्षरा स्कूल क्या बोलता है, ये कहाँ से आया है, तो ये हम पूरा देखेंगे। तो अपना फर्स्ट आप देखो मिताक्षरा शाखा, ओके। तो मिताक्षरा शाखा में ये सबसे पहले एक लेखक है विघ्नेश्वर, उन्होंने, उनकी एक बुक है, भाष्य है, एक निबंध है, जो कि आपका याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमने स्मृति आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास में, उस स्मृति के ऊपर आपका ये मिताक्षरा स्कूल बेस है। इनकी बुक और इनकी उस टीका का नाम ही क्या था, मिताक्षरा, और वहीं से हमने इस शाखा का नाम फिर मिताक्षरा लिख दिया, ठीक है। वो चीज़ फेमस हो गई और वो ही फिर अपनी शाखा का नाम आ गया। विघ्नेश्वर की इनकी लेखिका है ये, मतलब ये लेखक है और इनकी बुक है, इनकी टीका निबंध, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और इनमें क्या है कि मिताक्षरा जो शाखा है, इसके अंदर आपको संपत्ति को कैसे डिवाइड करें, ये सारे टॉपिक लगभग, उत्तराधिकारी कौन होगा और किस किस को क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई गई है, ठीक है। तो मिताक्षरा में क्या है कि आपको ये एक तरीके से पुरानी सोच के ऊपर ज़्यादा बेस है। इसका जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी मतलब मान्यता जो है, और आपकी जो सोच है वो पुराने टाइप की है। पुराने टाइप की मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर स्त्रियों को आपको वो नहीं दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं दिया हुआ है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये पुराना सोच का थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमने देखा कि इसमें जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ का है। आप ये देखो कि ये कहाँ कहाँ प्रचलित है, सबसे पहले ये बात करेंगे हम। तो ये संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन है, लेकिन एक एरिया को छोड़ के, वो एरिया क्या है, अपने आसाम एवं बंगाल को आप अगर छोड़ दो तो अपने संपूर्ण भारत में ये मतलब इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा अधिकार क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत है, बट आसाम और बंगाल का एरिया छोड़ के। आसाम और बंगाल में अपनी जो दूसरी शाखा हमने जो बात की थी, दयाभाग, वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वहाँ तो उसमें दयाभाग का जो नियम है वो माने जाते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो चीज़ें ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। इसमें क्या है आपकी, अब हम आगे ये बात करेंगे कि इसमें आपका जो संपत्ति का डिवीजन है, जो
आप किसी भी संपत्ति को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो किस तरीके से है। तो इसमें आपका जो रक्त संबंध है ना, रक्त संबंध जो है ना, नातेदारी आप उसको बोल सकते हो, ब्लड रिलेशन, ठीक है। उनको प्रायोरिटी दी जाती है, रक्त संबंध जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। गोत्र वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि जो गोत्र जिनका सेम है उनमें डिवीजन ज़्यादा होगा, बंधु वाले को कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये इसके पूरे क्लासिफिकेशन है कि किसको कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो हम आगे बात करेंगे। और इसमें क्या है, आपका रक्त संबंध से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पिता होता है, उसका एक पुत्र है, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर उसका एक पुत्र आएगा, उसको मिलेगा, फिर उसका परपुत्र आएगा तो उसको मिलेगा। तो आप जैसे समझ रहे हैं ना रक्त संबंध क्या होता है। तो इस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी संयुक्त कुटुंब में डिवाइड होती है मिताक्षरा शाखा के अनुरूप, ठीक है। तो ये हमारी मिताक्षरा शाखा थी, और इसमें हम अब आगे देखेंगे कि इसकी कुछ उप शाखाएं हैं, ठीक है। तो इसकी उप शाखाएं क्या क्या है हम ये देखेंगे। इसकी 5 उप शाखाएं हैं। पांच उप शाखाएं हैं। फर्स्ट है बनारस, बनारस। सेकेंड आपकी उप शाखा है मिथिला, मिथिला उप शाखा, ओके। थर्ड आपकी उप शाखा है वो है महाराष्ट्र, या इसको बम्बई भी बोलते हैं। फोर्थ अपनी आती है द्रविड़ा उपशाखा, द्रविड़ उपशाखा। एंड आपकी लास्ट उपशाखा आती है 5वीं, जिसको हम बोलेंगे पंजाब, ओके। पंजाब पंजाब उपशाखा। तो ये हमारी इसकी 5 उपशाखाएं हैं मिताक्षरा स्कूल की। तो हम एक एक करके इन सब का, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसके अंदर। सब में वही सोच, वही मान्यताएं, वही प्रथाएं, वही रूढ़ियाँ फॉलो होती हैं जो कि हमने अभी मिताक्षरा स्कूल की बात करी है। इनमें हमें क्या देखना है कि इन पाठों में मेन ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ, इनका क्या क्या क्षेत्र है और ये कहाँ कहाँ प्रचलित हैं। प्लस इसमें ये देखना है कि इनकी कृतियाँ क्या है, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी बुक फेमस हुई, कहाँ पे फेमस हुई, ये चीज़ें मेन अपने को देखनी है। उसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बनारस में, बनारस उपशाखा में हमारी ये कौन से एरिया में फेमस है, और सेकंड ये देखेंगे कि इसमें कौन सी कृतियाँ फेमस हुई। तो ये हमारा इसका अधिकार क्षेत्र कौन सा है, इसका मेन अधिकार क्षेत्र अपना उत्तरी भारत है, पंजाब है, और कुछ दक्षिण बिहार का कुछ एरिया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सारा हमारा बनारस उपशाखा का मेन है, ठीक है। ये कहाँ पे इसका अधिकार क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो। अधिकार क्षेत्र का मतलब यही है कि कहाँ पे वो फेमस हुई है, मतलब कहाँ पे बनारस उपशाखा का एरिया आता है, ठीक है। तो उत्तरी भारत में, तो सेकंड फिर पंजाब का आपका कुछ एरिया है, पंजाब का, बिहार का कुछ एरिया है, उड़ीसा का भी, एंड महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट्स में, इनके भी कुछ पार्ट्स में ये थोड़ी सी फेमस है, इनको माना जाता है, ठीक है। हाँ,
महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आएगा यहाँ पे। तो इनमें ये नीट बनारस उपशाखा बड़ी फेमस है। इसके अलावा इसकी कृतियाँ हैं, जो कि 2-3 कृतियाँ हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। 2 है मित्र मिश्र का वीर मित्रोदय और निर्णय सिंधु। ठीक है, इसकी जो कृतियाँ हैं, बाकी इसकी जो बुक है, तो वीर मित्रोदय निर्णय सिंधु, ये ठीक है। ये मित्र मिश्र का है। मित्र मिश्र जो है इनका लेखक है, तो उन्होंने ये दोनों लिखी हैं। और ये हमारी बनारस उपशाखा की में अपने बात कर ली कि ये कहाँ कहाँ पे फेमस है और क्या इसका रोल है। ठीक है, अब हम सेकंड अपना देखेंगे कि दूसरी उपशाखा अपनी कौन सी है। तो दूसरी उपशाखा अपनी है मिथिला। मिथिला कहाँ कहाँ की फेमस है। मिथिला का अधिकार अपना क्षेत्र क्या है, तो इसका अधिकार क्षेत्र है तिरहुत और उत्तरी अपना बिहार। तिरहुत क्या है अपना, तिरहुत ये अपनी जगह है एक, तिरहुत एवं अपना उत्तरी बिहार। तो आप ये देखेंगे कई कई राज्य हैं जो कि आपके एक से ज्यादा में बिहार है। तो ये कुछ एरिया है उस राज्य का, जैसे उत्तरी बिहार हो गया, उसमें कुछ पार्ट्स हैं बिहार के। तो एक राज्य बहुत बड़ा होता है, तो उसके कुछ एरियाज कहीं पे टच होते हैं, तो उनमें उनकी जैसे ही अपनी मान्यताएं फेमस होती है। तो ऐसे इसका ये एरिया है। और इसका 2 अपनी फेमस बुक हैं, कृतियाँ हैं। विवाद फर्स्ट है अपनी विवाद चित्रामणि, ओके। और सेकंड अपनी है विवाद रत्नाकर। तो ये चीजें आपको क्या है याद रखनी है। ये चीजें याद करके आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका याद करने का एरिया है, तो ये आपको याद रख के और इनको वो करना है, लिखना है। ठीक है, ये चिंता बड़ी है और ये अपना हो गया, ये मिथिला का हो गया। अब हम तीसरी उपशाखा देखेंगे और उनका अधिकार क्षेत्र कौन सा है और उसमें कौन सी अपनी बुक फेमस है। ठीक है, तो इसका तीसरा अपना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आप जैसे नाम से समझ रहे हैं कि इसको मयूख भी बोला जाता है। और ये मेनली आप जो नाम, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में तो फेमस होगी ही, साथ में ये मध्य प्रदेश का कुछ एरिया भी इसमें आता है और आंध्र प्रदेश भी उसमें भी फेमस है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है ये, मध्य प्रदेश का अपना कुछ एरिया आएगा उसमें, और आंध्र प्रदेश भी इसमें आता है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक अपना ये देखा। इसमें फिर बुक है जो कि व्यवहार मयूख जिसको बोलते हैं, इसको इस आपकी उपशाखा को आप मयूख भी बोलते हैं, मयूख। ओके, तो इसमें इसकी जो बुक है उसका नाम है व्यवहार मयूख। सेकंड अपनी जो आती है वो है वही दोनों जो अपनी फर्स्ट में जो थी, वीर मित्रोदय एवं निर्णय। ये हमारी बुक्स है और ये हमारा महाराष्ट्र का तीसरा अपना, कहाँ पे ये फेमस है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में कुछ एरिया आता है और कुछ अपना पार्ट आंध्र प्रदेश का भी आता है। और ये इसकी 3 फेमस बुक्स है। ठीक है, ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया उपशाखा। और अब हमारी फोर्थ उपशाखा है
जिसका नाम है द्रविड़ा। तो द्रविड़ा कहाँ आपकी देखेंगे, द्रविड़ उपशाखा, द्रविड़ उपशाखा अपनी मेनली दक्षिण भारत में मेन इसका दक्षिण भारत में अपने ये मेन फेमस है। और जैसे दक्षिण भारत का आपका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, केरल के अंदर मैसूर के अंदर, केरल के अंदर और मद्रास के अंदर, इनमें ये फेमस है वहाँ पे ज़्यादा। और ये उसका वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। इसका मान्यताएं हैं, इनकी अलग एक तरीके की मान्यताएं हैं, इनकी रूढ़ियाँ अलग अलग हैं। तो वहाँ पे एक जैसे मान्यताएं मानते हैं दक्षिण भारत में। और इसकी कुछ बुक्स हैं, स्मृति चंद्रिका और सरस्वती विलास, ये सारी इसकी बुक्स हैं। और व्यवहार निर्णय, ये अपनी बुक्स आती हैं। अब अपना 5th है, लास्ट उपशाखा जो अपनी बचती है वो है पंजाब उपशाखा। पंजाब उपशाखा पंजाब में तो फेमस है ही। इसका अधिकार क्षेत्र राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी इसका कुछ प्रचलन है। पंजाब के अंदर तो है इसका एरिया, प्लस राजस्थान का कुछ पार्ट है इसमें आता है, और अपना जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमारे इसके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। और इसकी जो मुख्य बुक है वो अपनी याज्ञवल्क्य या स्मृति जो थी वो अपनी फेमस है। मिताक्षरा और वीर मित्रोदय जो हमने फर्स्ट में जो बात की थी, तो ये हमारी इसकी कुछ मेन प्रमुख कृतियाँ हैं। तो यहाँ पे अपना अपनी उपशाखाएँ अपनी मिताक्षरा स्कूल की खत्म हो गई। एक तरीके से आपका मिताक्षरा शाखा खत्म हुआ, मिताक्षरा स्कूल खत्म हुआ। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेकेंड अपना क्या बोलते हैं शाखा थी वो थी दयाभाग। तो दयाभाग का हम देखेंगे कि दयाभाग में क्या क्या है, क्या क्या माना जाता है और ये किसने लिखी, ये सारी चीजें हम इसका देखेंगे। तो दयाभाग शाखा, ओके। सबसे पहले दयाभाग शाखा की बात करें तो इसका नाम कहाँ से आया। इनके भी एक लेखक है जीमूतवाहन, और उनकी एक बुक है, उनका एक टीका और क्या बोलते हैं इसको निबंध दयाभाग के नाम से है, और वहीं से अपना दयाभाग शाखा है। तो जीमूतवाहन ये हमारे इसके लेखक हैं। इनकी जो टीका है, इनकी जो अपनी बुक है उसमें लिखा हुआ है अपना कुछ मान्यताएं, कुछ प्रथाएं लिखी हुई हैं, और वहीं से अपना ये दयाभाग नाम आया है। और दयाभाग का क्या मेन एरिया क्या है, तो जैसे हमने देखा था कि मिताक्षरा स्कूल कहाँ पे फेमस है, बंगाल और आसाम को छोड़कर। तो हमने जो एरिया छोड़ दिया, तो एरिया कौन सा था, अपना आसाम का बंगाल। तो ये आसाम और बंगाल जो अपने मिताक्षरा शाखा में छोड़ दिए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आसाम और बंगाल अपने तो यहाँ आ जाएंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि दयाभाग जो शाखा है उसमें जीमूतवाहन जो है ये इसका लेखक है, और इनकी जो दयाभाग अपनी निबंध और बुक थी उसके अंदर से इसके विचारधारा थी। तो जैसे अपनी मिताक्षरा जो स्कूल थी, मिताक्षरा शाखा थी, वो थोड़ा पुराना टाइप का उसका विचारधारा थी, ऐसे ही जो अपनी ये वाली शाखा है इसका विचारधारा थोड़ा सा मॉडर्न टाइप की है, या फिर उसको आप बोल सकते हो कि वो थोड़ी सी अपने क्या बोलते हैं आधुनिक टाइप की विचारधारा है, विकसित उसकी सोच है।
ठीक है। तो इसमें विकसित सोच आपकी क्यों बताई? क्योंकि उसमें इस वाली शाखा में इसमें बोला गया है कि आपको स्त्रियों को भी कुछ राइट देना चाहिए, बंधुओं को भी कुछ राइट देना चाहिए, प्लस विवाहित जो विधवा जो होती हैं आपकी उनको भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस भरण पोषण मिलना चाहिए, और उनका संपत्ति में विभाजन तब होगा जब उनको भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी आप ये देखें कि ये विचारधारा को विकसित क्यों बोला है। आज के टाइम पे अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत पुरानी आपको लगेगी, पुरानी नहीं बोल सकते, तो ये ज़्यादा आधुनिक भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप ये देखें कि ये अपनी जो बुक है ये कब लिखी गई थी, तो ये 1090 में लिखी गई थी, और 1130 AD के टाइम का है ये। आपका पहले BC पीरियड आया और फिर AD पीरियड आया, तो आप सोचो कि ये कितनी पुरानी है। तो उस टाइम पे स्त्रियों के राइट्स को आप रिकॉग्नाइज करें या विधवा को आप रिकॉग्नाइज करें, उसका भरण पोषण के बारे में अगर सोचें तो एक टाइप से ये आधुनिक सोच हुई, ठीक है, विकसित सोच हुई। तो ये हमारा अपना इसमें है। इसमें मेन आप धार्मिक कर्तव्यों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जैसे पिंडदान वगैरह है, इन चीज़ों की बातें ज़्यादा की जाती हैं, और जो आपके संपत्ति में उन्हीं लोगों का अधिकार होगा जो कि पिंडदान करेंगे, जो कि आपके जो मृतक है उसका अपना उसको शांति प्राप्त करने का सोर्स होता है पिंडदान करना, तो वो करेंगे, वही अपने मेन होते हैं। और इसमें क्या है कि मिताक्षरा स्कूल में अभी हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो दोनों में अपना डिफरेंस क्या क्या है आप ये देखिए, दोनों का अंतर क्या है। मेन अंतर अपना दो चीज़ों के ऊपर है कि एक तो अपना उत्तराधिकारी के ताबे है, और दूसरा अपना सहदायिकी के ऊपर अपना अंतर है। तो अपने जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें क्या है, आप जन्म लेते ही आपको अपना राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। वही नया भाग स्कूल में बाय बर्थ आपका कोई राइट नहीं होता। इसमें क्या है कि जो पुत्र जन्म लिया, जिस पुत्र ने जन्म लिया, उसका अपनी संपत्ति के अंदर अधिकार आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब तक आपका पिता की मृत्यु नहीं होती तब तक आपको प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जन्म से ही आपका अधिकार होता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, उसका पुत्र का कोई भी नया आपका मेंबर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे ही कोई बना, उनकी जो प्रॉपर्टी का भाग है वो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ही किसी ने जन्म लिया तो उनका अधिकार कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके जो पिता है, जिनके पास आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन है, जिनके पास उनका कब्जा है, पोजीशन मतलब होता है कब्जा, ठीक है। तो जिसका कब्जा जाता है, जिसके पास कब्जा है, वो उसी की वो प्रॉपर्टी है, वो खत्म होंगे, उसके बाद में उनके पुत्र को मिलेगी, और पुत्र को भी मिलेगी जो पिंडदान उनका कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने स्त्रियों को, पुत्रियों को कोई राइट प्राप्त नहीं है, स्त्रियों का कोई संपत्ति में अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपना स्त्रियों को भी राइट मिलेगा, विधवाओं को भी आपका मिलेगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि ये अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उनके पास है, उसका संक्रमण नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबकी होती है। जितने भी आपके कुटुंब के जो लोग हैं, संयुक्त कुटुंब है, उनके जो लोग हैं, उन सबकी प्रॉपर्टी होती है। तो आप उसका संक्रमण नहीं कर सकते। संक्रमण का मतलब बेच नहीं सकते, उस पर कोई लोन नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते कि उसका प्रॉपर्टी का अधिकार किसी और के पास चला जाए। लेकिन यहाँ पे जब प्रॉपर्टी है ही एक ही इंसान के पास, तो उसको बेच भी सकता है, वो भी कर सकता है, वो देख सकता है कि किसको पढ़ाना है, अगर कोई घर का कोई काम है तो वो उसको कर सकता है। यहाँ भी इन चीज़ों के लिए आप अगर फैमिली की बेनिफिट के लिए अगर प्रॉपर्टी में कुछ लेते हो तो यहाँ आप ले सकते हो, लेकिन उसमें की सबकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। इसमें उत्तराधिकारी जो है वो आपका नातेदारी, रक्त नातेदारी से होता है, ब्लड रिलेशन से अपना उत्तराधिकारी आता है। और यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे आपका पिता की मृत्यु होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किस किस में आपकी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, कितने पुत्र हैं और कैसे डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक आ गया। इसके अंदर आपका मिताक्षरा के अंदर आप देखोगे तो
अगर किसी के दो पुत्र हैं, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री है, तो आप पुत्र को अपनी उसकी प्रॉपर्टी का मिलने का पूरा हक है और पुत्री को नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों को बराबर है, लेकिन कंडीशन वही है कि उनका मौत होना चाहिए, वो खत्म हो गए तो ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी खत्म हुआ और उसका मतलब बीच में कोई पुत्र वगैरह नहीं थे, डायरेक्ट उनका जो दोहिता और दूसरा आप ले लो पोता, ठीक है, पौत्र और उनके अगर दोहिता है तो यहाँ पे आपका गोत्र को मेल देखा जाएगा कि जो गोत्र का है उसको आपको प्रॉपर्टी में भाग मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेजर डिफरेंस थे दोनों के अंदर। यहाँ आपके जो पुत्र और जिनको भी जो भी प्रॉपर्टी में राइट ले सकते हैं, सहदाई की जिनको हम बोलते हैं, पुत्र हुआ, पौत्र हुआ, प्रपौत्र हुआ, आपकी 4 पीढ़ियों तक आप सहदाई की होते हो कोई भी प्रॉपर्टी में, तो उसमें यहाँ पे वो लोग बंटवारे का मांग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बंटवारे का मांग नहीं कर सकते, जब तक आपके पिता जिंदा है आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे मेन अपने इसके डिफरेंस थे। और यही अपने मेन डिफरेंस थे। इसके बाद में जो कन्या और विधवा है, जो कन्या है, स्त्रियां हैं जो घर की आपकी पुत्रियां हैं, और जो विधवा है वो इसमें अपना राइट मांग सकती हैं, प्रॉपर्टी में अपनी संपत्ति में मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब ये है कि अपना अभी एक उत्तराधिकारी संशोधन हुआ 2005 का, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी राइट में राइट मिलने लग गया स्त्रियों को भी, लेकिन पहले का टाइम पे ऐसा अपना डिवीजन था। तो ये हमारा आज का हमने ये देख लिया कि मिताक्षरा शाखा और दयाभाग शाखा क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है और उनकी उप शाखाएं क्या है। तो ठीक है, अब